find. So remember that when you go with the modernism and our modern era, there are certain points which you have to remember. Already I told you modern, modernism and modernity. मैंने बताया कि जो मॉडर्निज्म है वह आइडियोलॉजी है, जो मॉडर्न है वह एक तरह का एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन के साथ लग करके जो है उसको वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, मॉडर्न मैन, मॉडर्न बॉय, मॉडर्न एज, किसी भी चीज के साथ. When you talk about modernity, then it refers to what? It refers to the particular changes which you find which occurred, which happened between 1901 to 1945. But in today's class, I will take one important aspect, और वह क्या है कि मॉडर्न एज को किस किस चीज के लिए जाना जाएगा. तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको लिखना है, जो आपको पहला पॉइंट कवर करना है, आज की चीजों में मैं ज्यादातर लिखवाने पे ही आपको विश्वास करूंगा कि मॉडर्न एज was the age of two world wars. पहला पॉइंट आपको लिखना है, इट वॉज एन एज ऑफ टू वर्ल्ड वॉर. यह दो वर्ल्ड वॉर का एज रहा है. आई डोंट थिंक कि इसको बताने के लिए व्हाइट बोर्ड की शेयर करने की जरूरत, क्योंकि एक छोटा सा सेंटेंस ही बोल रहे हैं. यू ऑल कैन नोट डाउन इट, यू ऑल कैन राइट इट. आई डोंट थिंक कि वी नोट टू शेयर व्हाइट बोर्ड इसको समझने के लिए. जो मॉडर्न एज था यह टू वर्ल्ड वार्स का एज था, और यह एक कोई छोटी सी घटना नहीं थी कि समवन यूज्ड क्रैकर्स नियर योर हाउस. नॉट, अल्टीमेटली यू कैन जस्ट फील कि ड्रॉपिंग ऑफ द बम और एयरक्राफ्ट का आना, और उसके बाद crores of the people, lakhs of the people died in that war. So you can just see the brutality of war, how war ultimately that was glorified once, how the people are going to take war. तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया कि मॉडर्न एज वाज द एज ऑफ टू वर्ल्ड वॉर. दो विश्व युद्धों का एज रहा है. ये जो दो विश्व युद्ध हुए हैं कब से कब तक हुए? 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक, फिर 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक. व्हाट आई वांट टू से कि इट वाज एन एज ऑफ टू वर्ल्ड वॉर. यह दो वर्ल्ड वॉर का एज था, एक 1914 से लेकर 1918 तक और दूसरा 1939 से लेकर 1945 तक. आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन 1914 to 1918, 1939 to 1945. जब आप ये देखते हैं कि यह जो दो विश्व युद्ध हुआ है और यह जो दो विश्व युद्ध था, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि दोनों विश्व युद्ध में क्या डिफरेंस था. जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वह ग्राउंड वॉर था, जमीन पर लड़ा गया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज हाउ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द ग्राउंड वॉर. आपको केवल कुछ वर्ड यूज करने हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द ग्राउंड वॉर, यह जमीन पर लड़ा गया. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द एरी वॉर, हवा में लड़ा गया. ग्राउंड वॉर और एरी वॉर. And you can imagine ki what will be happen in the world if any, if the world is going to face the third world war, then what will happen in the world? Third world war will not be ultimately it will not be fought in air, it will not be fought in, ultimately you can say, on ground, but you will come to know it will be a cyber war. जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो साइबर वार होगा. तो शब्दों को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा. एक ग्राउंड वार की मैंने बात की है, दूसरा कौन से वार की मैंने बात की है? एरी वार की बात की गई है. और जो आज की मूवीज आप देखते हैं कि सम एलियन कम, दे डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दे डिस्टर्ब यू, दे ब्रिंग हैवॉक, दे ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, अ chaotic सिचुएशन यू सी और यू फाइंड. यह सिंबल किसका है? यह सिंबल है, यह इशारा है कि अगर दुनिया में ऐसा युद्ध हुआ तो वह कैसा युद्ध होगा? दैट विल बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड दैट विल बी अ साइबर वार. वह एक साइबर वार होगा. ग्राउंड वार, एरी वार और साइबर वार. मैंने आपको जो ये बताया कि जो वर्ल्ड वार हुआ है यह कोई सिंपल सा चीज नहीं था. मतलब ये कोई, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग या इट्स नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट, कोई छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि अल्टीमेटली इट चेंज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड. पूरा जियोग्राफिकल सिस्टम दुनिया का बदला, दुनिया की आइडियोलॉजी को बदला, दुनिया की सोच को बदला. और यू विल कम टू नो यह पहली बार था जब मैन की रेशनैलिटी पर क्वेश्चन किया गया. तो जो वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार ब्रॉट व्हाट? वर्ल्ड वार ब्रॉट हैवॉक, वर्ल्ड वार ब्रॉट डिस्ट्रक्शन, वर्ल्ड वार ब्रॉट, यू कैन से कि थिंग्स वर कोलैप्स्ड, जितनी चीजें थी डिवास्टेशन. तो वर्ल्ड वार ऐसा नहीं था कि व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड वार इट मींस दैट कि
किसी एक या दो परिवार की लड़ाई रही है, किसी एक या दो देश की लड़ाई रही कि वे बॉर्डर पर उनके सैनिक जमा है और लड़ रहे हैं। नो, ये हार्डी का जमाना नहीं रहा कि जब हार्डी एक तरफ देखते हैं कि किसान खेत जोत रहा है, दूसरी तरफ जो है सैनिक जो है कहाँ पे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा आप नहीं देखते हैं। जो वर्ल्ड वार रहा है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा लोग बम से नहीं मारे गए होंगे, उतना ज्यादा डर से, नेगेटिव सोच से मरे। तो इसको दो तरह से समझा जा सकता है, लाइफ बिफोर वर्ल्ड वार या लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार एंड लाइफ आफ्टर वर्ल्ड वार। जिंदगी जो मॉडर्न एज में रही है वह वर्ल्ड वार से पहले कैसे रही है, और जिंदगी जो मॉडर्न एज में रही है वह वर्ल्ड वार के बाद कैसे रही है। वर्ल्ड वार के पहले की जो लाइफ रही है, खासकर 1914 से पहले, लोगों में अनडाउटली एक फियर था। लोगों में एक फियर था कि दुनिया बदल रही है, दुनिया में डर का माहौल है। लेकिन जब 1914 से वार शुरू होता है, 1980 तक चलता है, तब दुनिया ने देखा कि यूरोप की वे कंट्रीज जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे, कल्चर्ड कहते थे, वे कितने वायलेंट है, वे कितने वायलेंट है, और कितना ज्यादा उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा। ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, ऐसा नहीं था कि ये एशिया से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत यूरोप से हुई है। इसकी खेती यूरोप में हुई है। इसकी खेती करने वाले भी यूरोप के ही लोग थे, जो इस दुनिया को कहते थे कि मैं तुम्हें कल्चर और सिविलाइजेशन बताता हूँ। वही चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कितना क्रुएल्टी रही होगी, कितना वायलेंट थे, और एक प्रॉक्सी नेशनलिज्म के नाम पर, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर इंसानों का कितना ज्यादा कत्ल किया गया। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। So in modern age, you find what? In modern age, you find that when the world war happened, when the world war came, the people started to ask the question कि what is the meaning of life? You can write this point. What is the meaning of life? जीवन का क्या मतलब है? What is the meaning of life? वर्ल्ड वार जब हुआ, जब आपका जीवन खत्म होने लगा, एक एक दिन में लाखों लोग मारे जाने लगे, तब एक क्वेश्चन वापस में लोगों ने पूछा कि क्या इसी दिन के लिए हमने साइंस को अपने हाथों में लिया था? हैड वी टेकन साइंस इन आवर हैंड ओनली टू सी दिस लवली डेज। मैं वर्ड लवली यूज कर रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह एक सैटिरिकल स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूं। वार कभी लवली नहीं हो सकता है। वार कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर वार अच्छा होता तो ब्लशली जो है कभी भी अपनी जान बचाने के लिए बैटलफील्ड से ना भागता। तो एक जनरेशन आपको देखने को मिलेगी जो कि रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ लव को लेकर के चलती है, रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार को लेकर चलती है, जो कहते हैं कि वार वार हीरोइक डीड्स, वार बहादुरों का काम है। लेकिन जब दुनिया ने वार को इतने बड़े पैमाने पर देखा, तब उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया और उन्होंने कहा नो, नॉट एट ऑल। यह जो वार रहा है, इस वार को गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया, इस वार को गलत ढंग से पेश किया गया। तो वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज किसके लिए फेमस है? मॉडर्न एज इज रिमार्केबल फॉर टू वर्ल्ड वार। अब इसी चीज को आप चाहे जैसे एक्सप्लेन करें, कितने भी एस्पेक्ट को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बार बार यही आएगी कि इट वाज एन एज ऑफ टू वर्ल्ड वार, 1940 से 1918, 1939 से 1945। एंड व्हाट वार ब्रॉट? हैवॉक, HAVOC, विनाश, डिस्ट्रक्शन। ये सब वर्ड है जो कि वार से रिलेटेड है, जो कि वार अगर होगा तो ये चीज हमें मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि देयर आर द समवन कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ रोजेस एंड देयर इज अ garland ऑफ रोजेस एंड समवन इज रेडी टू पुट इट अराउंड योर नेक। ऐसा नहीं कि कोई गुलाब की माला लेकर के वार के समय खड़ा है और वो आपके गले में डालेगा। नो, नॉट एट ऑल। वॉर हाइवॉक लाता है, वार डिस्ट्रक्शन लाता है, वार कैलामिटी को लाता है। वार आपकी पूरी की पूरी सिस्टम को, जो जीने का आपका नजरिया है, वो खत्म कर देगा, और जो बचे रहेंगे वे घुट घुट करके मरेंगे। ये वॉर होता है। थोड़ा सा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और उस लड़ाई झगड़े में अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार के लिए कितना मुश्किल भरा वो पल होता है, माहौल होता है, जिसके घर का आदमी जाता है। और जब दुनिया से करोड़ों लोग एक साथ गए होंगे, लाखों लोग एक साथ गए होंगे, देन यू कैन इमेजिन। तब जो है ये क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तब लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि व्हाई गॉड सेंट मेन, या व्हाई गॉड सेंट ह्यूमन बीइंग्स
on this means here this planet, that is earth. Why the men call themselves कि they are the rational creature of God? ये तीन क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। जीवन का मकसद क्या है? जीवन का महत्व क्या है? हम धरती पर क्यों भेजे गए? क्या रियली में जो हम दंभ भरते हैं, जो हम घमंड करते हैं कि हम मैन इज द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, क्या यह सही है? वेयर रेशनैलिटी हैज गॉड, if we are the rational creature of God, then we can any rational creature of God means do such a thing, the thing which we see, the thing which we find in our life, जिसे हमने देखा या जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम पा रहे हैं, क्या किसी रेशनल क्रिएचर से उम्मीद की जा सकती है कि साइंस का हम मिस यूज करें? वी टुक साइंस इन आवर हैंड, और साइंस का सबसे ब्रूटल फेस, अगर सबसे नेगेटिव फेस और सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट अगर देखने को मिला तो किसमें मिला? वर्ल्ड वार में देखने को मिला। Then the poet and the people started to remember whom the people and the poet started to remember विलियम वर्ड्सवर्थ। तब उन्होंने सोचा कि ultimately we gave value to what? We gave value to science. Science became primary in my life. Religion became secondary. But what religion brought and what science brought in our life? Science brought, ultimately, by using the technique, by using so many things, we made aircraft, we made bomb, we dropped a bomb where Hiroshima and Nagasaki, the people were shrieking, the people were lamenting, they were crying, someone became widows, someone became orphan, all over the side there was a blood, heart wrenching atmosphere. So you can just imagine कि जो वार पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों या क्यों ये वर्ड आता है कि पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वार, क्यों एक क्वेश्चन आता है कि द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार ऑन लिटरेचर। इसका मतलब कि जिस एज में आप बात कर रहे हैं, वार कोई छोटी घटना नहीं थी, उसने आपकी जिंदगी को बदला, उसने आपकी जिंदगी को प्रभावित किया। और आप ये जानते हैं कि जो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ वर्ल्ड, इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, एंड योर लाइफ रिफ्लेक्ट्स वेयर योर लाइफ रिफ्लेक्ट्स मीन्स लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स योर लाइफ। यू फाइंड योर लाइफ इन लिटरेचर। हो सकता है कि एज द लाइफ विच यू आर लिविंग वैसा ना हो, इट इज इमिटेटेड बाय whom? इट इज इमिटेटेड बाय द लिटरेरी पर्सन, इधर इन हायर वे और इन लेसर वे, या तो कम करके या ज्यादा करके आपकी लाइफ को पेश किया जाता है। जो जिंदगी आप जीते एकदम वैसे लिटरेचर में नहीं रहती है, फिर भी उसका अक्स आपको नजर आता है। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है, ये एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि आप क्या पाते हैं? क्रूएल्टी पाते हैं, आप क्या पाते हैं? ब्रूटैलिटी पाते हैं, आप क्या पाते हैं? मर्डर पाते हैं, आप क्या पाते हैं? ब्लड पाते हैं। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आपने देखा था, और जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था, और उसके एक्टर्स एक्ट्रेस या जितने लोग थे वे मारे जाते थे, यह जो अर्थ जो है क्या हुआ? द होल अर्थ बिकेम स्टेज, and you find here what? You find tragedy in the entire world. You find tragedy in the entire world. सेकेंड वर्ल्ड वार तो इतना ब्रूटल था, इतना ब्रूटल था, लोग कहते हैं कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिसने अपने रिश्तेदार को ना खोया। करोड़ों लोग केवल इंग्लैंड में मरे थे। तो ये जितना चीजें हैं, और जो मरे वो तो हुआ अपनी जगह हुआ। someone became lame, someone became deaf, someone lost their hand, someone lost their eyes, someone lost their nose। तब इंसान ने सोचा कि ये जो मेरी हालत है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए गॉड जिम्मेदार है? क्या इसके लिए एंजल जिम्मेदार है? अगर हम अपनी अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार करें और हम कहें कि गॉड इसके लिए जिम्मेदार है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? इसका मतलब वी आर नॉट द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड। क्या कभी जंगल में शेरों ने जो है क्या किया कि वर्ल्ड वार लड़ा? क्या किसी एनिमल ने जो है वर्ल्ड वार का तस्वुर किया होगा? वार हम लड़ते हैं, हम अपना नुकसान करते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका भी नुकसान। क्या वार जब हुआ होगा तो एनिमल नहीं, बर्ड्स नहीं, ट्रीज, माउंटेन, रिवर, इनका नुकसान मैंने नहीं किया? इको क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आप, तो लगेगा कि रियली में मैन से ज्यादा वायलेंट क्रिएचर कोई हो ही नहीं सकता। जो मैंने कहता है कि आई एम द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, यह सबसे झूठा स्टेटमेंट दुनिया का है।
इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वो जितना कहता है रेशनल है वह उतना ही इरेशनल है, जितना वो अपने आप को कल्चर्ड कहता है उतना ही अनकल्चर्ड है, जितना वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड कहता है उतना अनसोफिस्टिकेटेड है, और जितना कहता है मैं सत्य बोलता हूँ उतना ही वह झूठ बोलता है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू फाइंड इन मॉडर्न एज, two world wars, which brought havoc, which brought destruction, which brought calamity, which brought devastation, which brought blood, brutality, murder, shrieking, weeping, lamenting, crying, whatever the word you have, जो भी शब्द आपके पास हो, you all the word you can keep here, you can use here, कुछ भी नहीं। ह्यूमनिज्म वाज लैमेंटिंग, मानवता अलग करा रही है, चिल्ला रही है। तो इसका एक एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और वह कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक तरह की पोइट्री आई थी जिसका नाम था ट्रेंच पोइट्री। क्या नाम था? ट्रेंच पोइट्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक शब्द का, आपकी मॉडर्न एज में एक नई तरह की पोइट्री आपको देखने को मिलती है। वह पोइट्री कौन सी थी? ट्रेंच पोइट्री, TRENCH। मैं जानना चाहता हूँ किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही स्पेलिंग बोलने में या लिखवाने में? ओके ओके। तो यू कैन जस्ट सी कि वर्ल्ड वार जब हुआ तो पोइट्री का रूप बदल गया। वह पोइट्री जो कल बगीचों में सैर करती थी, वह पोइट्री जो विलियम वर्ड्सवर्थ की कलम से माउंटेन के बारे में बात होती थी, माउंटेन की आवाज को, परियों के बारे में जो बात करता था, वही पोएट। अब तो वर्ड्सवर्थ इज नो मोर, वर्ड्सवर्थ वाज नो मोर एट ऑल, लेकिन मॉडर्न एज के जो पोएट थे उनकी कलम से इंसान की सिस्कियां निकली, और इंसान की सिस्कियों को उन्होंने दर्ज किया है। जो पक्षियों का कलरव था जो है, यू डोंट फाइंड इन मॉडर्न पोइट्री। यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड श्रीकिंग, यू फाइंड क्राइंग, यू फाइंड वीपिंग, यू फाइंड लैमेंटिंग। ये सिचुएशन आ गई थी कि अब वो चीजें नहीं रह गई, वो खूबसूरती नहीं रह गई, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में पीस नहीं है तो क्या आपकी कलम से झूठा पीस निकलेगा? नो, नॉट एट ऑल। तो जो ट्रेंच पोइट्री है, ट्रेंच पोइट्री में हमेशा किसके बारे में बताया गया? ब्रूटैलिटी ऑफ वार। यू कैन नोट डाउन ट्रेंच पोइट्री में, या जो ट्रेंच पोएट रहे हैं उन्होंने क्या किया? ब्रूटैलिटी ऑफ वार बताया, वार की निर्दयता को, फर्स्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वार। उन्होंने जो वार था उसका जो एकदम से जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जीता जागता जो उनके पास उसका अनुभव था, उसके बारे में उन्होंने बात की है। फर्स्ट, तो यू कैन नोट डाउन हियर कि जब आई तो ट्रेंच पोइट्री आई, और ट्रेंच पोइट्री में दो चीजें देखने को मिलती है। वो दो चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज है ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर, दूसरी चीज है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वॉर। एंड द पोएट्स बिलीव्ड दैट वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। यह चीज निकल करके आया कि वॉर जो है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं कि वॉर वॉर हीरोइक डीड्स, यह गलत है। वॉर किसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और आप इस चीज को कहाँ पे देख सकते हैं? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ था, जब जीबी शाह ने आर्म्स एंड द मैन लिखा था, तब भी जीबी शाह ने यही बात बताई थी कि ब्लशली अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि वो कहता है मैं इंसान हूं, मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं जीना चाहता हूं, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, अपनी जान को बचाने के लिए ही लेफ्ट द बैटल फील्ड। और जो लोग जो है इस कल्पना में रहते थे कि राइना, सर्जियस, जो लोग वार को रोमांटिक कॉन्सेप्ट में देखते थे, आप समझ सकते हैं कि लास्ट में उनका क्या होता है। जब राइना को रियलिस्टिक लाइफ का एहसास होता है तो राइना कैसे पाला बदल देती है, कैसे सर्जियस को छोड़ करके ब्लशली के साथ हो जाती है। तो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि वार वार नॉट हीरोइक डीड, बल्कि क्या है? वार ब्रिंग्स टू ब्रूटैलिटी, वार ब्रिंग्स टू वायलेंस, वार टेक्स लाइफ, war ultimately it brings calamity, war brings havoc, it brings destruction, it destroys each and everything, यह सब कुछ खत्म कर देता है। तो इस पार्टिकुलर चीज को यहाँ पे महसूस किया गया। एक पोएट है, और जो जब आप ट्रेंच पोइट्री की बात करते हैं, जिसका नाम ट्रेंच क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया, ट्रेंच का मतलब होता है खाई या बंकर। कुछ ऐसे पोएट्स थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय
वे क्या थे, वे जो है युद्ध के मैदान में, दे वर पोएट आल्सो एज वेल एज सोल्जर, दे हैड टू पार्टिसिपेट, दे हैड लिव्ड देयर लाइफ, बहुत लंबे समय तक वे बैटल फील्ड में रहे, और कुछ ने तो अपनी जान भी, समवन लॉस्ट आल्सो देयर लाइफ। तो यू विल कम टू नो कि जब ये लाइफ का, जब ये सिचुएशन आपके सामने आती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उन्होंने खुद वार को लड़ा, वार को देखा, वे सोल्जर के रूप में पार्टिसिपेट किए, तब उन्होंने वार वार के उस नेगेटिव एस्पेक्ट को लिखा, और ये कहा कि वार 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 नॉट हीरोइक डेड, जो पहले लोग कहते होते वार वार हीरोइक डिस, वार तो बहादुरों का काम है, बहादुर लोग जाते हैं लड़ने। तो वार को लेकर के और वार के बारे में जो ये कहते थे ये बहादुरों का काम है, यह नजरिया बदलने लगा। वह जमाना चला गया था जब लोग क्या करते थे कि समवन हैड टेकन, घोड़ा ले लिए, तलवार ले लिए, उनकी ट्रेनिंग इसीलिए होती थी। आज कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो आपको ट्रेनिंग ये कराता है कि आपको जो है क्या करना। आज तो हर आदमी कहता है ना, मैं अपने बच्चे को कलम पकड़ाऊं। अगर टीजीटी पीजीटी के रिक्रूटमेंट में ये कह दिया जाए कि आप लोगों को क्या करना है, तलवार भाजना, जिसकी जो अच्छा तलवार भाज लेगा वही पीजीटी में सिलेक्ट होगा, तो आप लोग कलम छोड़ करके हमारी क्या जरूरत पड़ेगी, आप किसी तलवार भाजने वाले के पास पहुंच जाएंगे। ही विल ट्रेंड यू या शी विल ट्रेंड यू। लेकिन क्या है, ये वक्त की जरूरत है, वी नो इट वेरी वेल कि उसका कोई चीजें नहीं, नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, एज ऑफ साइंस, एज ऑफ टेक्नोलॉजी, एज ऑफ एजुकेशन, और इसकी जगह पे वी ऑल नीड पीस, वी ऑल नीड काम, वी ऑल नीड ट्रैंक्विलिटी, वी ऑल नीड सुकून भरी जिंदगी। और इसके रास्ते में कोई भी चीज अगर रुकावट आती है तो हम उससे क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। सड़क पे कोई हादसा हो जाता था, हम उसमें अपने आप को क्यों बचा के भागते, कहीं हमारा नाम ना आ जाए, ऐसा ना हो कि इस केस में पुलिस मुझसे या किसी से पूछताछ कर लेगा। तो वी नीड व्हाट, वी नीड पीस। So what I want to tell you, what ultimately I want to say कि when you talk about modernism या वर्ल्ड वार को लेकर के, यह एक बड़ा बड़ा ही वो होता है। उसके बाद सेकेंड, जब फ्रेंच पोइट्री में आप देखेंगे तीन बड़े नाम आते हैं। एक नाम है रूपर्ट ब्रूक, दूसरा नाम है सीज फ्राइड सेजन, तीसरा नाम है विल्फ्रेड ओवेन। ये तीन नाम है, और ये तीनों नाम किसके बारे में, वार को लेकर के इन्होंने अलग अलग ओपिनियन दिया हुआ, जिसमें सबसे बेहतरीन ओपिनियन विल्फ्रेड ओवेन का है, क्योंकि विल्फ्रेड ओवेन लड़ते लड़ते मरे थे, और वो पोएट भी थे, सैनिक भी थे। उन्होंने कहा इस चीज को, उनकी एक पोयम है डल सेट डिकोरम एस्ट, उन्होंने उस पोयम डल सेट डिकोरम ईस्ट में इस चीज को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि सैनिक जो है जब मैदान में होते हैं तो अपने बैग या अपनी चीजों को उठाते उठाते उनका जो बैक पोर्शन है, जो उनका बैक साइड का वो है, वो इतना ज्यादा कि वो कम उम्र में ही बिल्कुल ओल्ड एज के नजर आने लगते हैं। इतना वजन उठाना पड़ता है राइफल का, तमाम उनके अपने बैग का, उस सबको, इसकी वजह से वो कम उम्र के नजर आने लगते हैं। और तो और सेकेंड वर्ल्ड वार में तो ये कंडीशन थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में यू विल कम टू नो कि वाटर में, एयर में गैस छोड़ दी गई थी। मतलब एक तरह से पूरा जो एयर था वो पॉल्यूटेड हो गया, जो आपका वाटर था वो पॉल्यूटेड हो गया, जो गैस थी वो मतलब सब चीजें पॉल्यूटेड हो गई। वेन द पीपल टूक एयर वाटर, तो उनका जो लंग्स था वो कट कट करके गिर रहा था, मतलब बिल्कुल कफिंग लाइक, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। ये बात उन्होंने अपनी पोयम डर से डिकोरम ईस्ट में बताते हैं। एंड यू विल कम टू नो कि, तो हम आपको ये यहाँ पे बताना चाहते हैं, वार का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि लोगों की कलम से वार के अलावा कोई और सब्जेक्ट मैटर निकला ही नहीं। जैसे आज हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, कोविड-19, जितने सेमिनार हो रहे हैं, जितनी चीजें हो रही हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर कोविड का इम्पैक्ट ना पड़ा हुआ हो। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस पर कोविड का इम्पैक्ट ना पड़ा हुआ, चाहे वह रिलीजन रहा हो, चाहे वह साइंस रहा हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी रहा हो, चाहे आपका लिटरेचर रहा हो, चाहे आपका, अब इस ये जो जनरेशन है, जो बच्चे अभी जो है लोअर केजी या क्लास 1 में रहे, या आप हमेशा जो है, हो सकता है कई, जब तक ये जनरेशन रहे, कि हमेशा बात करें कि हम जो जनरेशन रहे कोविड-19 की जनरेशन, और उसका इम्पैक्ट हमने देखा है दुनिया में, उसका नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा। तो आपके साथ तो थोड़ा सा हुआ, किसी कंट्री में 5 लाख लोग मरे, किसी अमेरिका में जैसा आया, इंडिया में इतने लोग मरे, फिर भी कितनी सावधानी, कितना पीएम जी को आके आकर के पूरा राष्ट्र के नाम संबोधित करना पड़ा उस समय का, आप देखिए। और ये तो अगर देखा जाए कि एक ऐसी डेथ रही है
जहां पे आपके सामने बहुत ज्यादा मंजर फियरफुल नहीं आया। वार का मंजर जो होगा वो कितना ब्रूटल होगा, कितना फियरफुल होगा, तो इसको लेकर के बात की गई। तो एक एस्पेक्ट जो मैं आज से डिस्कस कर रहा हूँ, यह कौन सा एस्पेक्ट है? दैट वाज द एस्पेक्ट ऑफ द टू वर्ल्ड वार, और जिसमें मैंने किसको लेकर के बात किया? ट्रेंच पोइट्री को लेके बात किया। उस ट्रेंच पोइट्री के तीन पोएट है। एक पोएट है रूपर्ट ब्रूक, ROOPERT, रूपर्ट ब्रूक, BROOKE, रूपर्ट ब्रूक। एक पोएट है विल्फ्रेड ओवेन। विल्फ्रेड का स्पेलिंग है WILFRED, विल्फ्रेड। ओवेन, OWEN, विल्फ्रेड ओवेन। एक और पोएट आते हैं जिनका नाम है सीज फ्रायड सेजन। सीज फ्रायड सेजन में SIEG, सीज, SIEG, सीज फ्रायड, FRIED, सीज फ्रायड सेजन, SASSON, सेजन, सीज फ्रायड सेजन। यू विल कम टू नो, ये पॉइंट एक आता है, सीज फ्रायड सेजन। आई थिंक यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इसका एक पूरा लिटरेचर डेवलप हुआ, और पोइट्री में ही नहीं, हर जगह इसका असर देखने को मिलेगा वार का। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो ये पहले से ज्यादा ब्रूटल था, और उसका असर जो है काफी लंबे समय तक 1945 के बाद का भी जो लिटरेचर आता है वहां पे देखने को मिलता है कि पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो ये एक एस्पेक्ट मैंने आपसे डिस्कस किया जो यहाँ पे रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहा है कि जो मॉडर्न एज था, उस पार्टिकुलर मॉडर्न एज में वॉर के अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंग्जाइटी, जो इसी से जुड़ा हुआ है जो कल मैंने डिस्कस किया। इसको आप लिख लीजिएगा, मॉडर्न एज वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंग्जाइटी, ANXIETY। मॉडर्न एज वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंग्जाइटी। ये बात किसने कही है? WH ऑर्डन ने कही है, W.H. AUDEN, WH. ऑर्डन, AUDEN। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, इट वॉज एन एज ऑफ, इट वॉज एन एज ऑफ colonialism and imperialism, colonialism, COLONIALISM, colonialism and imperialism। नेक्स्ट पॉइंट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही मेरे लिखवाने से इस तरह से? या कैन एनीवन टेल मी? ओके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट करके, इट वाज एन एज ऑफ, इट वाज एन एज ऑफ materialistic life, it was an age of materialistic life, MATERIALISTIC, materialistic life, comma, science became primary and religion secondary, science became primary and religion secondary। Next point, in this age, in this age, the people started to live, the people started to live materialistic life
and spent their time and spent their time in church, hotel, restaurant, pub, in church, comma, hotel, 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 comma, restaurant, pub and beer bar. And beer bar. Full stop. The reflection of such life can be seen. The reflection of such life can be seen in T.S. Eliot's The Waste Land. The reflection of such life can be seen in T.S. Eliot's The Waste Land. Full stop. Next point करके. It was an age of the revival of drama and poetry. It was an age of the revival of drama and poetry. Full stop. Are you getting my voice? It was an age of the revival of drama and poetry. The revival of drama and poetry. Actually, here on screen sometimes shows unstable network. This is why I am asking again and again. This is why. So it was an age of what? It was an age of the revival of drama and poetry. एंड ड्रामा में जो रिवाइवल हुआ, तीन तरह का ड्रामा, तीनों का नाम आप लिख लीजिएगा. प्रॉब्लम प्ले और एंटी रोमांटिक कॉमेडी. प्रॉब्लम प्ले और एंटी रोमांटिक कॉमेडी. दूसरा पोएटिक प्ले. तीसरा थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ABSURD. प्रॉब्लम प्ले ORR एंटी रोमांटिक कॉमेडी. प्रॉब्लम प्ले और एंटी रोमांटिक कॉमेडी, जिसमें GB शाह का आर्म्स एंड द मैन उसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है. प्रॉब्लम प्ले और एंटी रोमांटिक कॉमेडी. सेकेंड, problem play or anti-romantic comedy. Now the second point is poetic play. Poetic play. And the third point, theater of absurd. Theater of absurd, ABSURD. ये चीज किस फील्ड में हो रहा है? ये चीज जो है ड्रामा के फील्ड में हो रहा है. नाउ पोइट्री में क्या क्या चीजें आई है उसको लिख लीजिएगा एक जगह पर. मॉडर्न एज में कैसी पोइट्री रही है. जॉर्जियन पोइट्री, ये नाम आपको लिखना है. जॉर्जियन पोइट्री, GEORGIAN, जॉर्जियन पोइट्री. दूसरा है एडवर्डियन पोइट्री, EDWARDIAN, एडवर्डियन पोइट्री. जॉर्जियन पोइट्री कामा एडवर्डियन पोइट्री कामा पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वार. नेक्स्ट है लेफ्ट विंग पोएट. लेफ्ट विंग पोएट. नेक्स्ट है एपोकैलिप्टिक पोइट्री. एपोकैलिप्टिक की मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, APOCALYPTIC. एपोकैलिप्टिक, APOCALYPTIC.
कैलिप्टिक उसी में मिला के रहेगा, CALYPTIC, कैलिप्टिक पोइट्री, एपोकैलिप्टिक पोइट्री। और नेक्स्ट, जो इस समय के इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं उनका भी आप नाम लिख लीजिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पोएट्स मॉडर्न एज के रहे हैं। जो मॉडर्न एज के पोएट्स हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होगी? जीएम हॉपकिंस से। जीएम हॉपकिंस, कामा WB येट्स, कामा TS एलियट, कामा WH ऑर्डन, W.H.ऑर्डन, WH ऑर्डन, एंड फिलिप लार्किन, फिलिप PHILIP, फिलिप लार्किन, LARKIN, फिलिप लार्किन। ये मॉडर्न एज के पोएट्स हैं। मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट में कुछ नाम आप लिख लीजिए। ड्रामेटिस्ट ऑफ मॉडर्न एज, GB शॉ, G.B. शाह, SHAW, GB शाह, कामा GB शाह के अलावा जो है देयर वाज अनदर हेनरिक इब्सन, HENRIC, हेनरिक इब्सन, IBSEN, नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने अ डॉग्स हाउस लिखा था। GB शाह, कामा हेनरिक इब्सन, कामा JM सिंज, J.M. आयरिश ड्रामेटिस्ट रहे। इनका क्रिएशन रहा द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड करके। JM सिंज, J.M. सिंज, SYNG। नेक्स्ट, एक और रहे हैं आपके TS एलियट, TS एलियट, कामा except TS Eliot, already you find John Galsworthy. John Galsworthy का भी नाम as a dramatist you can note down. John Galsworthy. Next, uh, except John Galsworthy you find Samuel Beckett. Samuel Beckett, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में एक बड़ा नाम है सैमुअल बेकेट, SAMUEL, सैमुअल बेकेट, BECKETT। नेक्स्ट, हैरोल्ड पिंटर, HAROLD, हैरोल्ड पिंटर, PINTER, हैरोल्ड पिंटर। नेक्स्ट, सबको आवाज मेरी जा रही है? ओके, ओके, एक्चुअली it shows that I have spent 100% डेटा बट आई डोंट नो हाउ डिड इट स्पेंड। इधर थोड़ा सा आजकल इस पे डेटा बहुत ज्यादा खा रहा है, इस पे 30 मिनट ऐप पे। हाँ, मैंने मीडियम की जगह हाई कर दिया, इसी वजह से मुझे लगता है। जी, मैंने मीडियम की जगह हाई किया, उसके अपडेट जैसे से हो रहा, उसके नए फीचर्स आ रहे हैं, इस वजह से चीजें हैं उसमें। एंड यू विल कम टू नो, इतना सारा चीज होने के बाद आपको नॉवेल में क्या हुआ था। ये तो मैंने आपको ड्रामा बताया कि 3 तरह के ड्रामा, उसके ये राइटर, पोइट्री मैंने बताया कि ट्रेंच पोइट्री, एपोकैलिप्टिक पोइट्री, जॉर्जियन पोइट्री, एडवर्डियन पोइट्री, लेफ्ट विंग पोएट, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है और एपोकैलिप्टिक पोइट्री। लेकिन व्हाट हैपेंड इन नॉवेल, नॉवेल में आपको 2 शब्द ध्यान में रखना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक और साइकोलॉजिकल नॉवेल। ये कल भी मैंने डिस्कस, यू कैन नोट डाउन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। और इस टेक्निक का मतलब क्या होता है? अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज। यू कैन नोट डाउन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज।
नाउ इसके अलावा इस टेक्निक को किसने लाया था मार्केट में? विलियम जेम्स ने। किसने लाया था? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स। जो विलियम जेम्स वो क्या थे? वो ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स। तो यू विल कम टू नो इस टेक्निक को किसने लाया था? विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स क्या रहे? ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स। इसके अलावा यू विल कम टू नो एक और भी रहा है। ये इस पार्टिकुलर टेक्निक को उन्होंने अपनी किताब, विलियम जेम्स ने किताब लिखा था, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। यू कैन नोट डाउन इट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इस चीज को उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में बताया है। PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। चौथा चीज आपको जो ध्यान में रखना है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने ये बात बताई है, उन्होंने बताया अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज। इसका मतलब कि एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसमें एक और क्वालिटी नजर आती है, वह कौन सी है? पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड माइंड। यह इसकी खासियत रही है, पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड माइंड। PENETRATION, penetration of human heart and mind। penetration of human heart and mind। इसके अलावा यू फाइंड अनदर थिंग, एक और चीज भी आपको देखने को मिलेगी। एंड व्हाट इज दैट थिंग? व्हेन यू फाइंड penetration ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड माइंड, एक और चीज है कि इस पूरी चीज को जब नावल की शक्ल में आता है, ये तो एक साइकोलॉजी का नावल जो होता है, उस पूरे नावल को जो मेथड या जो इस टेक्निक का यूज किया गया, तो बाद में उसी को हम साइकोलॉजिकल नावल कहते हैं। तो मॉडर्न एज में नावल में आपको कौन सा रूप देखने को मिलता है? साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल। एक और भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि साइकोलॉजिकल नावल के अलावा यू विल कम टू नो कि नावल का एक और रूप है जिसका नाम है कैंपस नावल। एक तो साइकोलॉजिकल नावल आया, दूसरा क्या आया? कैंपस नावल। एक और चीज आता है जिसका नाम है साइंस फिक्शन नावल के फील्ड में। साइंस फिक्शन। एक और आता है डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव फिक्शन। नावल में कुछ और वर्ड भी यूज किए गए जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो नोट्स भी आपके पास है। एक और चीज आता है, उसका नाम रहा है मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म। एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, साइबर पंक। ये सारे शब्द हैं जो मॉडर्न एज के फिक्शन में, नॉवेल में, वहां पे यूज किए गए। मैजिक रियलिज्म, साइबर पंक, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। इसको हम देखते हैं या आप इसको समझ सकते हैं। मैजिक रियलिज्म एंड साइबर पंक। एक और वर्ड यूज किया गया था, साइबॉर्ज। CYBORG, साइबॉर्ज। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही लिखने में, संकोच बिल्कुल नहीं करना है। बहुत स्लो। साइबॉर्ज, CYBORG। CYBORG। अब नावलिस्ट कौन कौन से मॉडर्न एज के आते हैं उनका नाम लिखिएगा। एक नाम तो आपको जो लिखना है वो कौन सा? हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स। दूसरा नाम जेम्स जॉयस।
हेनरी जेम्स कामा, दूसरा जेम्स जॉयस, तीसरा वर्जीनिया वुल्फ, VIRGINIA, वर्जीनिया वुल्फ, WOOLF, वर्जीनिया वुल्फ। चौथे हैं DH लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, LAWRENCE। पांचवा है EM फॉस्टर, E.M. FORSTER, EM फॉस्टर। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैंने आपको क्या क्या बताया, DH लॉरेंस, मैंने आपको क्या बताया, EM फॉस्टर, मैंने आपको क्या बताया, यू कैन जस्ट गो विद एक और जो इम्पोर्टेंट, हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। एक और नाम आप लिख लीजिएगा, H.G. वेल्स, जो साइंस फिक्शन के, जिनका उदाहरण टाइम मशीन है, H.G. वेल्स, H.G. वेल्स, WELLS। एक और है, उनका नाम है जॉर्ज आरवेल। आपके यहाँ सिलेबस में भी है GIC में, जॉर्ज आरवेल, जॉर्ज आरवेल। और एक और है, बड़े नावलिस्ट में है, क्रिटिक भी है, कैंपस नावल के राइटर है, डेविड लॉज, डेविड लॉज, LODG। डेविड लॉज। तो यू विल सी कि ये सारे के सारे नाम हैं जो ड्रामा में, पोइट्री में और नॉवेल में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब आप हेडिंग डालिएगा, क्रिटिक्स कौन कौन से मॉडर्न एज के रहे, क्रिटिसिज्म में क्या हुआ था। क्रिटिसिज्म में या क्रिटिक्स में एक सबसे बड़ा नाम है TS एलियट, T.S. ELIOT। दूसरा जो एक बड़ा नाम है वो FR लीविस, F.R. लीविस, LEAVIS। नेक्स्ट है FR लीविस के अलावा द ग्रेट ट्रेडिशन के राइटर, कल मैंने आप लोगों को बताया था, किसी जगह पे डिस्कस हुआ था, उनका न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री भी एक किताब है। सॉरी, FR लीविस ही होते। आई ए रिचर्ड्स मैंने लिखवाया है। आई आई ए रिचर्ड्स हो गए हैं। अच्छा हाँ, तो अब आई.ए. रिचर्ड्स, I.A. रिचर्ड्स, इन्हीं का किताब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है और साइंस एंड पोइट्री करके है, आई.ए. रिचर्ड्स का ही। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिंथ ब्रुक्स, एक बड़े क्रिटिक है, क्लिंथ ब्रुक्स, CLEANTH, क्लिंथ ब्रुक्स, BROOKS, क्लिंथ ब्रुक्स। नेक्स्ट, यह जो क्रिटिसिज्म में एक बड़ा काम हुआ था, दैट वाज द न्यू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये सब मॉडर्न एज की देन है। न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यू फाइंड दिस थिंग। नाउ, ये तो किसके फील्ड में हुआ, क्रिटिसिज्म के फील्ड में हुआ था। नावेल हमने बताया, क्रिटिसिज्म हमने बताया, और क्या क्या चीजें आती हैं, बदलाव होता है, यू केम टू नो। इसके अलावा मॉडर्न एज को हमें समझना है
तो मैंने आपको कल भी बताया था, मुझे लगता है कि स्टाइल लिखवाने की उसकी कोई जरूरत नहीं, केवल शब्दों को सुनना ही चाहिए कि यह एज जो था, इट वाज एन एज ऑफ मेकेनाइजेशन, द कल्मिनेशन ऑफ मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपको लिखना है तो यू कैन नोट डाउन कि इट वाज एन एज ऑफ द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब अपनी ऊंचाई पर था, CULMINATION, कल्मिनेशन ऑफ मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, it was an age of it was an age of the clash between materialism and spiritualism. Next point, it was an age of रसन रिवोल्यूशन, जिसने दुनिया में बड़ा प्रभाव डाला। रसन रिवोल्यूशन 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति। इट वाज एन एज ऑफ रसन रिवोल्यूशन। इट वाज एन एज ऑफ रसन रिवोल्यूशन, रूसी क्रांति। नेक्स्ट पॉइंट, it was an age of the clash between capitalism and socialism. पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में काफी हद तक क्लैश हुआ था। इट वाज एन एज ऑफ द क्लैश बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। द क्लैश बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज एन एज ऑफ it was an age of lust, passion, lust, passion, infatuation, 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 alienation, ALIENATION, alienation अकेलापन, loneliness, ALONELINESS, loneliness, loneliness. Next point, it was an age of various ism, वेरियस इज़म, बहुत सारे इज़म भी आए हुए हैं। उनमें से जो इज़म पढ़ने हैं वो आप नोट कर लीजिए, उतना ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी ऑलरेडी अपनी जगह। सिंबोलिज्म, जो हर आदमी को पता होना, सिंबोलिज्म। दूसरा इमेजिज्म। तीसरा एब्सर्डिज्म, एब्सर्डिज्म। नेक्स्ट है सरियलिज्म, सरियलिज्म, SURREALISM। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, सरियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट है फ्यूचरिज्म, FUTURISM, फ्यूचरिज्म। तो दीज आर द इज़म जो इम्पोर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है। यानी आई विल टेल यू, ये चीज व्हाइट बोर्ड ही शेयर करके समझ में आएगी, लेक्चर से उस हिसाब से नहीं समझ में आएगा। अब जैसे कुछ पोइट्री का नाम दिया गया, एपोकैलिप्टिक है, लेफ्ट विंग है, और जितने इज़म है ये सब लिटरेरी टर्म में ही पूरा पढ़ाए जाएंगे, सब लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है, वहां से ये चीज होगी।
कैंपस नॉवल जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक की बात की। तो ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपको कम से कम ये चीज पता चल जाएगा ये चीज कहाँ आया हुआ, किस एज में, मॉडर्न एज की खासियत क्या थी, क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो ये सारे बदलाव, ये राइटर, ये सारी चीजें आप पाते हैं। एक और पॉइंट करके लिखिएगा, इट वाज एन एज ऑफ डाउनफॉल ऑफ गुडनेस मोरालिटी वर्च्यू, डाउनफॉल ऑफ गुडनेस मोरालिटी वर्च्यू एंड वर्च्यू। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट करके, द पीपल लास्ट फेथ इन गॉड रिलीजन एंड चर्च, द पीपल लास्ट फेथ इन गॉड कमा रिलीजन एंड चर्च, द पीपल लास्ट फेथ इन गॉड रिलीजन एंड चर्च। लोगों का विश्वास गॉड से, रिलीजन से और चर्च से काफी कम हो गया। ये भी चीज हमें देखने को मिलता है। द पीपल लास्ट फेथ इन गॉड रिलीजन एंड चर्च। Spirituality was taking the last breath. Spirituality was taking the last breath. फुल स्टॉप। इतना सारा चीजें रही है जो मैंने कोशिश की कि आपको मॉडर्न एज में समझा दूं, बता दूं, जितना भी बदलाव आया हुआ वो चीजें, और मैंने कोशिश किया कि हर पॉइंट जो कल से लेकर आज तक मैंने पढ़ाया था वो सारे पॉइंट्स लिखवा दिए। हाँ, अब अगर आपकी तरफ से कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो नाउ वी हैव 2 मिनट्स, हम एक या दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक ले सकते हैं। किसी को अगर स्पिरिचुअलिटी वाज टेकिंग द लास्ट ब्रेथ, BREAT, ऐसा लग रहा था अध्यात्मवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, ले रहा था। वार पोएट में मैंने 3 नाम गिनाया हुआ था। एक तो रूपर्ट ब्रूक, ROOPERT, रूपर्ट ब्रूक का BROOKE, ब्रूक। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था सीज फ्रायड सैजन, SIEG, सीज। उसी में मिला के लिखना फ्रायड, FRIED, फ्रायड। सैजन, SASSO, सेजन। तीसरा मैंने नाम बताया था विल्फ्रेड ओवेन, विल्फ्रेड का स्पेलिंग है WILFRED, विल्फ्रेड ओवेन, OWEN, ये मैंने बताया था। रूपर्ट में देखिए कहीं पे आपको RU से भी मिलेगा, लेकिन रूपर्ट में ROOPERT, रूपर्ट। एनी अदर डाउट और एनी अदर प्रॉब्लम किसी का? ओके ओके ओके, नाउ वी हैव, जी अंजलि जी। जी। द पीपल द पीपल द पीपल स्टार्टेड टू लिव मटेरियलिस्टिक लाइफ, शायद मैंने बोला था। तो पूरा डेटा खत्म हो गया और आ रहा है लिख करके कि रिक्वायर्ड गुड कनेक्शन, दिस विल कंज्यूम हाई डेटा एंड रिक्वायर्स गुड इंटरनेट कनेक्शन, इट मीन्स दैट कि वी हैव लॉस्ट द होल डेटा। खैर, और किसी का कोई क्वेरी?